गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। आज हम बात करेंगे राजस्थान के सामान्य ज्ञान की। राजस्थान के सामान्य ज्ञान में आज अपना विषय रहेगा 1857 की क्रांति। हालांकि इससे पूर्व मेरा एक वीडियो इस टॉपिक पर आ चुका है। अपन इसको आज दूसरे तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि राजस्थान के सामान्य ज्ञान से जुड़ी हुई श्रृंखला अपनी जारी रहेगी। 1857 की क्रांति का भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि 1857 की क्रांति से पूर्व भारत में इस प्रकार की स्थितियां बन चुकी थी कि क्रांति होना लाजमी था। अगर अपन एक बार क्रांति से पूर्व की स्थिति पर दृष्टिपात करें तो हमें पता चलेगा कि अंग्रेजों के द्वारा कुछ इस प्रकार की नीतियां अपनाई जा रही थी, कुछ इस प्रकार के कार्य किए जा रहे थे, जिसके कारण से भारतीय जनमानस में, भारतीय रियासतों में एक प्रकार का विरोध अंदर ही अंदर पनप रहा था और इसके कारण से ये क्रांति लाजमी हो गई थी। अगर इस क्रांति की शुरुआत की बात की जाए तो भारत में क्रांति का बीज बोने वाला सबसे बड़ा कारण था भारत में अपनाई गई अंग्रेजों की सहायक संधि। इसका सूत्रधार करने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड वेलेस्ली, जो 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। और इन्होंने जो सहायक संधि की नीति अपनाई थी, सर्वप्रथम भारत में हैदराबाद के निजाम ने इस संधि को अंजाम दिया, यानी कि उन्होंने ये संधि सर्वप्रथम की थी 1798 में। यह संधि साम्राज्यवादी नीति का परिचायक थी और इसके अंतर्गत ये शर्त थी कि जो भी देशी रियासत अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करती, उसको अपनी रियासत में एक अंग्रेज रेजिमेंट रखना अनिवार्य था। यानी कि एक प्रकार से अंग्रेजी सेना उस देशी रियासत में स्थापित रहती और धीरे धीरे देखते ही देखते जो अंग्रेजी सेना थी या अंग्रेज रेजिमेंट थी, उन्होंने देशी रियासतों के प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। इस नीति का उद्देश्य यह भी था कि अगर उस देशी रियासत पर कोई भी दूसरी देशी रियासत आक्रमण करती है, हमला करती है, तो उसका मुकाबला अंग्रेजी रेजिमेंट के द्वारा किया जाएगा। हालांकि ये सुरक्षा का एक साधन था, लेकिन वास्तव में अंग्रेजों के द्वारा इसके पीछे जो सोच थी वो थी अपने साम्राज्य का विस्तार करना। और इस प्रकार से जो देशी रियासत अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करती, वो धीरे धीरे उसकी जो साम्राज्यवादी नीति थी उसका अंग बनती चली जाती और वो उसमें अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल हो जाती। राजस्थान में सबसे पहली देशी रियासत जिसने इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे वो थी भरतपुर। भरतपुर के शासक रणजीत सिंह द्वारा 29 सितंबर 1803 को यह सहायक संधि की गई, लेकिन इसके पश्चात बहुत ज़्यादा विस्तृत शर्तों के साथ विस्तृत रक्षात्मक एक आक्रामक संधि 14 नवंबर 1803 को अलवर ने स्वीकार की। हालांकि सबसे पहले भरतपुर ने, लेकिन बाद में विस्तृत संधि अलवर के द्वारा स्वीकार की गई। एक और संधि जो अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति का परिचायक थी वो थी भारत में अधीनस्थ सहयोग नीति संधि। इसको अधीनस्थ पार्थक्य नीति भी कहा जाता है और इसके सूत्रधार थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। और इसमें यह शर्त थी कि रक्षा का संपूर्ण दायित्व कंपनी का था, यानी कि उस देशी रियासत की रक्षा से जुड़ी हुई समस्त समस्याओं का समाधान कंपनी के द्वारा किया जाना था। और इसमें भी सबसे पहले भारत में जिस राज्य ने, जिस देशी रियासत ने हस्ताक्षर किए वो थी हैदराबाद। दोनों ही संधियां, सहायक संधि भी और अधीनस्थ सहयोग संधि भी, दोनों ही संधियां करने वाली भारत की सबसे पहली रियासत हैदराबाद बनी थी। और राजस्थान में ये देखिएगा, राजस्थान में सबसे पहली रियासत जिसने अधीनस्थ सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए वो थी करौली। करौली के द्वारा यह संधि संपन्न की गई थी 9 नवंबर 1817 को और उस समय इसके शासक थे हरबख्शपाल सिंह। और इसके पश्चात देखते देखते पूरे राजस्थान ने धीरे धीरे इस प्रकार की संधियों पर हस्ताक्षर करने प्रारंभ कर दिए। उसके पश्चात टोंक ने 15 नवंबर 1817 को अमीर खां के द्वारा, फिर कोटा 26 दिसंबर 1817 को उमेर सिंह के द्वारा, फिर जोधपुर
6 जनवरी 1818 को मानसिंह उस समय शासक हुआ करते थे। फिर उदयपुर 22 जनवरी 1818 को भीम सिंह द्वारा, बूंदी 10 फरवरी 1818 को बिशन सिंह, बीकानेर 21 मार्च 1818 को सूरत सिंह, किशनगढ़ 7 अप्रैल 1818 को कल्याण सिंह, जयपुर 15 अप्रैल 1818 को जगत सिंह, प्रतापगढ़ 5 अक्टूबर 1818 को सामंत सिंह, डूंगरपुर अक्टूबर 1818 में जसवंत सिंह, बांसवाड़ा 25 दिसंबर 1818 को उम्मेद सिंह, जैसलमेर 2 जनवरी 1819 को मूलराज उसमें इसके शासक हुआ करते। और उसके पश्चात अगली रियासती सिरोही 11 सितंबर 1823 को, और इसके शासक थे शिव सिंह। मैं पुनः एक बार बतला दूं आपको, इस अधीनस्थ पार्थक्य नीति पर हस्ताक्षर करने वाली सबसे पहली रियासत करौली थी और सबसे अंतिम रियासत सिरोही थी, जिसने 11 सितंबर 1823 को शिव सिंह नामक शासक ने इस पर हस्ताक्षर किए। लेकिन इसके बाद एक और रियासत झालावाड़, जो 10 अप्रैल 1838 को मदन सिंह झाला ने इस पर हस्ताक्षर किए। कैसे? कोटा से अलग होकर। आपको ध्यान होगा, मैं पहले भी बतला चुका हूं कि 1835 में झालावाड़ कोटा से अलग होकर एक रियासत बनी थी और जिसके शासक थे मदन सिंह झाला। और इसी कारण से आखिरकार मदन सिंह झाला ने झालावाड़ के माध्यम से 10 अप्रैल 1838 को इस संधि को अंजाम दिया था। वैसे अंतिम संधिकर्ता राज्य था सिरोही। और उस समय भारत में जो अधिकारी थे वो थे भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। जब 1857 की क्रांति हुई थी भारत में, उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। और राजस्थान के एजीजी, एजीजी का मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट किसका? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के एजेंट थे यहाँ पर, जो एजीजी कहलाते, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान में एजीजी लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। इसके अलावा राजस्थान में कुछ पॉलिटिकल एजेंट थे। ये पॉलिटिकल एजेंट इस एजीजी के प्रति उत्तरदायी होते थे और एजीजी गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे। एजीजी, राजस्थान का एजीजी इन पॉलिटिकल एजेंट्स के माध्यम से राजस्थान की देशी रियासतों का शासन का संचालन करता था। उसमें मेवाड़ में मेजर सावर्स, कोटा में मेजर बर्टन, मारवाड़ में यानी कि जोधपुर में मेंक मौसन, जयपुर में कर्नल ईडन, भरतपुर में मॉरिसन, सिरोही में जेडी हॉल और नीमच में कर्नल एबोट ये देशी रियासतों में स्थापित पॉलिटिकल एजेंट थे जो देशी रियासतों के शासन का संचालन करने में देशी रियासतों के शासकों को मदद किया करते थे। इसके अलावा राजस्थान के कुछ ऐसे शासक भी थे, कुछ ऐसी देशी रियासतों के शासक थे जिन्होंने क्रांति में अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया और ये एक बहुत बड़ा कारण था जिस कारण से ये क्रांति असफल हुई। राजस्थान के वो शासक जिन्होंने क्रांति में अंग्रेजों को सहयोग दिया उनमें सबसे पहला नाम आता है सरदार सिंह का, बीकानेर के तत्कालीन शासक सरदार सिंह। इनकी खास बात यह रही कि ये अंग्रेजों के पक्ष में सेना लेकर पंजाब तक गए थे, सेना लेकर पंजाब के बाडलू नामक स्थान तक गए क्रांति को दबाने के लिए। अपने स्वयं उन्होंने इस सेना का नेतृत्व किया और पंजाब तक गए थे। इसके अलावा बने सिंह धौलपुर के शासक, राम सिंह द्वितीय जयपुर के शासक, और क्रांति के बाद राम सिंह द्वितीय को तो अंग्रेजों के द्वारा इनाम भी दिया गया था। इनको कोटपुतली की जागीर इनाम के तौर पर दी गई थी क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों का बहुत बड़ा साथ इस क्रांति में दिया था। इसके अलावा महाराव राम सिंह द्वितीय कोटा के शासक, मदन पाल सिंह करौली के शासक, तख्त सिंह जोधपुर, लक्ष्मण सिंह बांसवाड़ा, उदय सिंह डूंगरपुर, स्वरूप सिंह उदयपुर, जसवंत सिंह भरतपुर, नवाब वजीर खां टोंक, शो सिंह सिरोही और पृथ्वी सिंह झालावाड़। ये वो शासक है जिन्होंने क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया था और इसी कारण से ये क्रांति कामयाब नहीं हो पाई थी। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे विद्रोही नेता भी थे जो क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने क्रांति को सफल बनाने में अपना योगदान दिया, हालांकि क्रांति पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। और क्रांति का नेतृत्व करने वाले विद्रोही नेता थे कोटा में जयदयाल और मेहराब खां, आउवा
पाली में स्थापित एक ठिकाना। ये अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान इस क्रांति में दिया था। वो थे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ये आउवा के ठिकाने के ठिकानेदार हुआ करते थे। नीमच में मोहम्मद अली बेग और हीरालाल। कोठारिया प्रतापगढ़ में एक ठिकाना था जिसके ठिकानेदार थे जोध सिंह। गुल्लर भीलवाड़ा में स्थापित एक ठिकाना जिसके ठिकानेदार थे बिशन सिंह। आसोप के शिवनाथ सिंह। नसीराबाद में क्रांति का नेतृत्व किया था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जो वहाँ पर स्थापित थे इसने, और बाद में 30वीं बंगाल इन्फेंट्री भी इस क्रांति में शामिल हो गई थी। इसके अलावा अलनियावास नागौर या जोधपुर के ठिकानेदार अजीत सिंह। धौलपुर के ठिकानेदार राव रामचंद्र और हीरालाल। भरतपुर में देव गुज्जर। टोंक में मीर आलम खां और ताराचंद। और जयपुर में नवाब विलायत खां, सादुल खां, उस्मान खां। अब देखिए, इस क्रांति में क्रांतिकारी नेता हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। दोनों ने ही तन मन धन से इस क्रांति के माध्यम से अंग्रेजों को खदेड़ने का भरपूर प्रयास किया। ये अलग बात है कि वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन दोनों ही धर्मावलंबियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तत्कालीन समय में जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां हुआ करती थी। सबसे पहली नसीराबाद में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री इसमें स्थापित थी। दूसरी थी नीमच, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। तीसरी ब्यावर, जिसमें अजमेर जिले में, जिसको मेर रेजिमेंट कहा जाता था। फिर एरनपुरा पाली में, जिसको जोधपुर लीजन कहा जाता था। देवली टोंक में कोटा रेजिमेंट। खेरवाड़ा उदयपुर में भील कोर लीजन। ये 6 सैनिक छावनियां उस समय राजस्थान में हुआ करती थी। नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, एरनपुरा, देवली, खेरवाड़ा। और इन 6 सैनिक छावनियों में से 4 सैनिक छावनियों नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा और देवली, इन 4 में ही विद्रोह हुआ था। बाकी 2 जो सैनिक छावनियां थी उनमें विद्रोह नहीं हुआ, एक ब्यावर में और एक खेरवाड़ा में। याद रखिएगा, 6 सैनिक छावनियों में से 4 सैनिक छावनियों में ही विद्रोह हुआ। अब नजर डालते हैं उस समय क्रांति के दौरान की कुछ महत्वपूर्ण तारीखों पर। भारत में यह सबसे पहले क्रांति हुई थी 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 ये हुई थी बैरकपुर बंगाल में, जो बैरकपुर छावनी है उसमें। और क्रांति करने वाले व्यक्ति थे मंगल पांडे। मंगल पांडे द्वारा सबसे पहले क्रांति की गई। वहां पर 2 अंग्रेज अधिकारी थे, बोझ और ल्यूसन। इन 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करके इन्होंने क्रांति की शुरुआत की गई थी। हालांकि क्रांति का दिन तय किया गया था 31 मई। विद्रोह की निर्धारित तिथि थी, लेकिन ये विद्रोह अपनी निर्धारित तिथि से पहले ही 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी से प्रारंभ हो गया था। फिर उसके पश्चात ये जो क्रांतियां राजस्थान में होती है उनमें 3 जून को नीमच में हुई थी, 5 जून को देवली में, 21 अगस्त को एरनपुरा में, 8 सितंबर को बिथोड़ा पाली, जो बिथोड़ा नामक स्थान है पाली में, 18 सितंबर को चेलावास पाली में, 15 अक्टूबर को कोटा में। ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण तारीखें हैं जिनमें भारत में और राजस्थान में क्रांतियां हुई थी। और बैरकपुर छावनी में जो रेजिमेंट थी, जो तैनात थी, वो थी 34वीं इन्फेंट्री, जिसने सबसे पहले क्रांति की शुरुआत की थी। बैरकपुर छावनी में क्रांति की शुरुआत करने वाले इन्फेंट्री थी, जिसमें मंगल पांडे स्वयं शामिल थे। उस इन्फेंट्री के जवान वो थी 34वीं इन्फेंट्री। मेरठ में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट थी 3 घुड़सवार रेजिमेंट। विद्रोह करने वाले रेजिमेंट, विद्रोह में मेरठ में 3 घुड़सवार रेजिमेंट। इस 1857 की क्रांति का प्रतीक था कमल और बाजरे की रोटी। यह प्रतीक एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था और इसके पीछे एक गुप्त संदेश था कि इस तिथि को इस प्रकार से क्रांति की जानी है। जहां पर कमल और बाजरे की रोटी भेज जाती, इसका मतलब था कि उन लोगों को आमंत्रित किया गया इस क्रांति में शामिल होने के लिए। खैर, इसके साथ ही क्रांति का अंदर प्रचार प्रसार
चल रहा था। सबसे पहले राजस्थान में जो क्रांति होती है वो नसीराबाद में होती है। इसकी तिथि थी 28 मई 1857। 28 मई 1857 को नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत हुई और यहाँ पर क्रांति करने वाले पहले व्यक्ति थे अमरचंद बांटिया। ये यहाँ पर स्थापित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे। अमरचंद बांटिया 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो नसीराबाद में स्थापित थी, इसके एक सामान्य सिपाही थे। और इसी कारण से, क्योंकि इन्होंने राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत की थी, इसी कारण से इनको राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है, क्योंकि मंगल पांडे ने भारत में क्रांति की शुरुआत की थी और अमरचंद बांटिया ने राजस्थान में क्रांति की शुरुआत की थी। और इनको स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह भी कहा जाता है। इसके पीछे कारण यह था कि इन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति इस क्रांति में स्वतंत्रता के लिए भेंट दे दी थी और इन्हीं के द्वारा दी गई धनराशि से हथियार आदि खरीदे गए थे। राजस्थान में सबसे पहले जो फांसी दी गई थी विद्रोह के दौरान, वो इन्हीं अमरचंद बांटिया को ही दी गई थी। राजस्थान में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति अमरचंद बांटिया थे और भारत में क्रांति में शहीद होने वाले सबसे पहले व्यक्ति मंगल पांडे थे। जब मेरठ में क्रांति हुई, उस मेरठ की क्रांति की सूचना एजीजी, जो भारत राजस्थान के एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, इनको 19 मई 1857 को प्राप्त हुई। यानी कि उनको पता चला कि मेरठ में क्रांति हो चुकी है और इसकी सूचना धीरे धीरे फैलते फैलते पूरे भारत में फैल रही थी और राजस्थान में भी आखिरकार इसकी सूचना प्राप्त हुई 19 मई 1857 को। और उसके पश्चात ये बातें धीरे धीरे सैनिकों में भी फैलने लगी और सैनिकों ने आखिरकार 28 मई 1857 को दिन के 3 बजे, कहाँ पर, नसीराबाद में दिन के 3 बजे 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत नसीराबाद से हुई। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया और बाद में यहीं पर पदस्थापित 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने भी विद्रोह कर दिया। यानी कि यहाँ पर नसीराबाद में जो 2 सैनिक टुकड़ियाँ थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, इन दोनों ने आखिरकार यहाँ पर विद्रोह का डंका बजा दिया। और जब यहाँ क्रांति हो चुकी थी तो उसके बाद क्रांति की सूचना राजस्थान के बाकी अन्य सैनिक छावनियों में भी फैलने लग गई और नीमच में भी विद्रोह हुआ 3 जून 1857 को। यहाँ पर 3 जून 1857 को रात्रि के 11 बजे सैनिकों ने विद्रोह किया और सैनिक छावनी को लूटते हुए शाहपुरा होते हुए दिल्ली के लिए कूच कर गए, क्योंकि सारे के सारे सैनिकों को और जो विद्रोह करने वाले लोग थे उनको यही कहा गया था कि दिल्ली के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना, इसलिए सभी के सभी सैनिक दिल्ली कूच करें। इसलिए सारे के सारे सैनिक दिल्ली की ओर रवाना हो रहे थे। नसीराबाद में विद्रोह हो चुका था, नीमच में विद्रोह हो चुका था और उसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो राजस्थान में विद्रोह का था वो था एरनपुरा। एरनपुरा में विद्रोह हुआ है 21 अगस्त 1857। 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा में विद्रोह हुआ, सबसे पहले सैनिक छावनी में। जोधपुर स्थित एरनपुरा छावनी में सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की ओर कूच किया, यानी दिल्ली की ओर रवाना हो गए। यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत सैनिक छावनी में हो चुकी थी और इसी समय जब एरनपुरा में विद्रोह हो चुका था, इसी समय आउवा के ठाकुर, मैं पहले बतला चुका हूँ, आउवा पाली में एक छोटा सा ठिकाना था और इस आउवा के ठिकानेदार हुआ करते ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। इन्होंने भी विद्रोह कर दिया और विद्रोह को दबाने के लिए जोधपुर के तत्कालीन महाराजा हुआ करते थे महाराजा तख्त सिंह, इन्होंने ओनार सिंह पंवार के नेतृत्व में एक सेना भेजी विद्रोह को दबाने के लिए। कुशाल सिंह चंपावत के विद्रोह को दबाने के लिए ओनार सिंह पंवार के नेतृत्व में महाराजा तख्त सिंह जोधपुर के शासक ने एक सेना भेजी और इसी समय गुल्लर, आसोप और आलनियावास के ठिकानेदार अपनी सेना के साथ कुशाल सिंह के साथ हो गई। यानी कि गुल्लर में भी विद्रोह हो चुका था, आसोप में भी विद्रोह हो चुका था, आलनियावास में भी विद्रोह हो चुका था और इनके विद्रोही ठिकानेदार अपनी अपनी सेना लेकर इधर पाली की तरफ, मारवाड़ की तरफ आए और वो कुशाल सिंह चंपावत के साथ मिल गए और उनका उद्देश्य था आगे इसमें
और भी ज़्यादा इस क्या बोलते हैं इसको, क्रांति में अपना योगदान देना। और फिर इसके आगे 8 सितंबर 1857 को, ये बहुत महत्वपूर्ण तारीख है राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में। 8 सितंबर 1857 को एक युद्ध होता है जिसको बिथोड़ा का युद्ध कहा गया। बिथोड़ा जोधपुर के पास में एक स्थान है। बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह ने, जो इसके ठिकानेदार थे, कुशाल सिंह ने जोधपुर नरेश तख्त सिंह व हीथकोट की संयुक्त सेना को पराजित किया। हीथकोट जो अंग्रेज सैन्य अधिकारी थे, इनकी सेना और नरेश तख्त सिंह की सेना, इन दोनों की संयुक्त सेना को आखिरकार बिथोड़ा के युद्ध में 8 सितंबर 1857 को कुशाल सिंह चंपावत ने पराजित किया। उसके पश्चात 18 सितंबर 1857, ठीक 10 दिन बाद दूसरा युद्ध होता है जिसे चेलावास युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान के इतिहास में, याद रखिएगा चेलावास युद्ध का नाम काफ़ी आता है। और इस युद्ध में 18 सितंबर 1857 को चेलावास के युद्ध में कुशाल सिंह ने राजस्थान के एजीजी लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन को पराजित किया। यहाँ पर बहुत बड़ा संघर्ष देखने को मिला। यहाँ पर गोरों की सेना थी, दोनों ही अधिकारी, सैन्य अधिकारी, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन, और एक तरफ थे अपने राजस्थान के ठिकानेदार कुशाल सिंह चंपावत। और इन दोनों की संयुक्त सेना को कुशाल सिंह चंपावत ने चेलावास के युद्ध में पराजित किया। पराजित करने के पश्चात मैक मॉसन का सिर काटकर सबसे पहले सुगाली माता को चढ़ाया। सुगाली माता आउवा की कुल देवी मानी जाती है। कुशाल सिंह चंपावत सुगाली माता के परम भक्त थे, इसलिए मैक मॉसन का सिर काटकर सबसे पहले सुगाली माता को चढ़ाया, बाद में आउवा के किले पर टांग दिया गया। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। प्राय कंपटीशन एग्जाम्स में इस प्रकार की बातें पूछी भी जाती है। 1857 में 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध, कुशाल सिंह चंपावत एक तरफ, दूसरी तरफ एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और एक मैक मॉसन पॉलिटिकल एजेंट, इन दोनों की संयुक्त सेना को कुशाल सिंह ने पराजित किया। मैक मॉसन मारा गया, उसका सिर काटकर पहले सुगाली माता को चढ़ाया और बाद में आउवा के किले पर टांग दिया गया। इसको इतिहास में, चेलावास युद्ध को इतिहास में गोरों और कालों का युद्ध कहा जाता है। याद रखिएगा, गोरों कालों का युद्ध कौन सा था? चेलावास का युद्ध। और 20 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स की सेना से हारने के बाद कुशाल सिंह ने कोठारिया के ठाकुर जोत सिंह के पास शरण ली। यानी कि 20 जनवरी 1858 को आखिरकार कुशाल सिंह चंपावत की पराजय हुई। कर्नल होम्स की सेना ने कुशाल सिंह को पराजित किया और पराजित होने के पश्चात ये कोठारिया प्रतापगढ़ पहुंचे, जहाँ के ठाकुर जोत सिंह के पास इन्होंने आखिरकार शरण ली थी। और उसके पश्चात 1860 में कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया था। 1860 में कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया और 12 साल बाद टेलर कमीशन की सिफारिश पर कुशाल सिंह को रिहा किया गया। यानी कि 12 साल तक कुशाल सिंह ने जेल की यातनाएं सही और टेलर कमीशन की सिफारिश पर 12 साल बाद 1872 में आखिरकार कुशाल सिंह को रिहा किया गया। अगला विद्रोह होता है कोटा में, और विद्रोह की तारीख थी 15 अक्टूबर 1857। यहाँ पर कोटा रेजिमेंट में सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया। रेजिडेंट हुआ करते थे यहाँ कोटा में, रेजिडेंट थे मेजर बर्टन, उसके 2 पुत्र और एक चिकित्सक, इन चारों की हत्या कर दी गई। सैनिकों के द्वारा, विद्रोहियों के द्वारा चारों की हत्या कर दी गई। रेजिडेंट मेजर बर्टन, उसके 2 पुत्र और चिकित्सक की हत्या कर दी गई। और विद्रोहियों ने मेजर बर्टन का सिर काटकर सारे शहर में घुमाया। कोटा शहर में, पूरे शहर में उन्होंने मेजर बर्टन का सिर काटकर घुमाया। और आखिरकार 31 मार्च 1858 को, यानी कि यहाँ पर देखिए आप, क्रांति होती है 15 अक्टूबर 1857 और 31 मार्च 1858 को जनरल रॉबर्ट्स ने विद्रोही सैनिकों का दमन किया। यानी कि 15 अक्टूबर 1857 से लेकर 31 मार्च 1858 तक 6 महीने तक पूरा का पूरा कोटा विद्रोहियों के कब्जे में रहा और विद्रोहियों का शासन चलता रहा। कुछ बात करते हैं इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर। जब नसीराबाद में सैनिक क्रांति हुई थी तो नसीराबाद से अंग्रेज वहाँ से भाग निकले थे। जब सैनिक क्रांति हुई थी उसके बाद अंग्रेज वहाँ से भाग निकले थे, और जब अंग्रेज भागे तो ये जोधपुर पहुँचे और जोधपुर के नरेश तख्त सिंह ने
भागे हुए अंग्रेजों को अपने यहाँ पर शरण प्रदान की थी। मेजर सावर्स के कहने पर कर्नल एबोट, जो नीमच छावनी में स्थापित थे, कर्नल एबोट ने नीमच छावनी के सैनिकों को गंगाजल और कुरान की शपथ दिलाई कि वो विद्रोह नहीं करेंगे। हिंदू सैनिकों को गंगाजल हाथ में लेकर और मुस्लिम सैनिकों को कुरान की शपथ दिलाई गई कि वो किसी भी सूरत में विद्रोह नहीं करेंगे। जब यह अफवाह फैलने लग गई कि आटे में हड्डियों का चूरा मिला हुआ है और इस कारण से सैनिकों ने रोटी खाने से इनकार कर दिया, विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही थी, उसी समय यहीं पर नीमच में मेजर सावर्स के कहने पर अर्जुन सिंह ने रोटी खाकर इस अफवाह का खंडन किया कि आटे में हड्डियों का चूरा मिला हुआ है। मेजर सावर्स के कहने पर अर्जुन सिंह ने रोटी खाई ताकि लोगों को यह विश्वास हो सके कि वास्तव में आटे में हड्डियों का चूरा नहीं है। नीमच से भागे 40 अंग्रेज परिवारों को रुगाराम जाट ने डुंगला गांव में शरण प्रदान की थी। रुगाराम जाट नामक व्यक्ति ने अंग्रेज परिवारों को शरण दी ताकि विद्रोही इनकी हत्या नहीं कर सके। एक और विशेष बात, राजस्थान में जो आहुआ है पाली में, वहां पर अंग्रेज अधिकारी मेक मौसन की कब्र है। यहीं पर जब मेक मौसन को मार दिया गया था, सिर काटकर आहुआ के किले पर टांग दिया गया, उसके पश्चात कब्र भी यहीं पर ही बनाई गई, यहीं पर इनको दफनाया गया था और उनकी कब्र आज भी आहुआ में ही स्थित है। कोटा के महाराव राम सिंह हुआ करते थे उसमें, तो इन राम सिंह द्वितीय को विद्रोहियों ने 6 माह तक बंदी बनाए रखा था। 6 माह तक 15 अक्टूबर 1857 से लेकर के 31 मार्च 1858 तक विद्रोहियों का शासन कोटा में रहा था और महाराव इनके बंदी बनकर रहे थे और इनको बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। आखिरकार करौली के शासक मदनपाल और जनरल रॉबर्ट की सेना ने इनको मुक्त करवाया था। 1 मार्च 1858 को इनको मुक्त तो करवा दिया गया, लेकिन अभी भी अंग्रेजों का ही इनके ऊपर विद्रोह का ही आधिपत्य रहा था 31 मार्च तक। अगर 1857 की क्रांति की चर्चा और तांत्या टोपे का नाम नहीं आए तो ये संभव नहीं है। राजस्थान में क्रांति के लिए तांत्या टोपे ने भरपूर सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं रहे। तांत्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी जो हुआ करते थे, नाना धोंदू पंत, जिनको अपन इतिहास में नाना साहब के नाम से ज़्यादा जानते हैं, नाना धोंदू पंत के सैनिक हुआ करते थे पेशवा बाजीराव द्वितीय। और तांत्या टोपे राजस्थान में 2 बार आया, सबसे पहले भीलवाड़ा में और दूसरी बार मेवाड़ में, 2 बार आए थे। जून 1858 में सबसे पहले ये भीलवाड़ा में आए, जहाँ पर राजस्थान में प्रवेश करके 4000 भील व वजीर खां की सेना को इन्होंने अपने साथ में मिला लिया। राजस्थान में प्रवेश किया इन्होंने और वजीर खां की सेना को और भील सैनिकों को अपने साथ मिला लिया। भीलवाड़ा के पास कुआड़ा नामक स्थान पर अंग्रेज अधिकारी जनरल रॉबर्ट्स के साथ इनका युद्ध हुआ और इस युद्ध में तांत्या पराजित हुए। फिर 11 सितंबर 1858 को तांत्या दोबारा आए। सबसे पहले इन्होंने बांसवाड़ा में प्रवेश किया और बांसवाड़ा को इन्होंने जीत लिया और इसके पश्चात वो आगे बढ़े। तांत्या सीकर और बीकानेर दोनों जगह गए, लेकिन यहाँ के शासकों ने तांत्या की कोई भी मदद नहीं की और फिर ये निराश हो गए। निराश होने के उपरांत ये अपने मित्र मानसिंह नरूका के पास पहुंचे, जो उसमें अलवर में नरवर के ठिकानेदार हुआ करते थे। वहाँ पर ये पहुँचे और यहीं पर नरवर के ठिकानेदार मानसिंह नरूका की गद्दारी से तांत्या यहीं पर पकड़े गए और आखिरकार तांत्या को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी दे दी गई। यानी कि तांत्या टोपे का अंत यहीं पर हो गया। उन्होंने बहुत कोशिश की थी राजस्थान में क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पाए। तो ये थी राजस्थान में 1857 की क्रांति और इसमें बहुत से ऐसे कारण थे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि कारणों से क्रांति को अंजाम देना संभव हो पाया। अंग्रेजों की नीतियों के कारण से आखिर क्रांति होनी स्वाभाविक हो गई, लेकिन कुछ ऐसे कारण थे कि एक तो क्रांति संगठित नहीं थी, इसका कोई निश्चित नेतृत्व नहीं था और फिर देशी रियासतों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। इस कारण से क्रांति कामयाब नहीं हो पाई। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है और इसको मैंने इस बार इस रूप में प्रस्तुत किया है ताकि आप
जो तथ्य हैं उनको भी अच्छी तरीके से देख भी सकें, लिख भी सकें, समझ भी सकें। और अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।